आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मंचासीन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सलाहकार और सीडब्ल्यूसी के मेंबर, सौभाग्य से हमारे उत्तराखंड से ही आप हैं, आदरणीय गुरदीप सप्पल साहब। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में आदरणीय यशपाल आर्या जी, जो हमारे सीएलपी साहब हैं। प्रेस वार्ता में उपस्थित बड़े भाई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएलपी आदरणीय प्रीतम सिंह जी। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी के मेंबर आदरणीय गणेश गोदियाल जी, और उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए मेरे सभी सम्मानित साथी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आदरणीय गुरदीप सप्पल जी आप सबको संबोधित करेंगे, और ये जो कार्यक्रम आज संबोधित आदरणीय सप्पल साहब कर रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और जिस तरीके से एक पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर और खत्म करने की दिशा में जो कदम उठाए हैं, उनको रोकने के लिए प्रोग्राम जो जारी हुआ है, जो उत्तराखंड में 3 महीने का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के विषय में आप जानकारी भी देंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय गुरदीप सप्पल साहब को, वो आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय गुरदीप सप्पल साहब। शुक्रिया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित करण महाराज जी, उत्तराखंड कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के हमारे नेता आदरणीय यशपाल आर्या जी, कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हमारे सीनियर नेता प्रीतम सिंह जी, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरे सहयोगी गणेश गोदियाल जी, और आप सभी मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के अंदर एक अभियान की आज हम घोषणा कर रहे हैं, जिस अभियान का नाम है मेरा वोट मेरा अधिकार। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि पिछले कुछ चुनावों के अंदर हम लोगों ने यह देखा है कि जो वोटिंग का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, इस देश के हर नागरिक को भारत के संविधान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और संविधान सभा ने दिया था, अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत उस अधिकार को जगह जगह छीन रही है। हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में या उसके कामकाज में विश्वास नहीं रखते, उनके वोट काटे जाते हैं, और बड़े पैमाने पर नए वोटर बाहर से लाकर बनाए जाते हैं। जनता तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की, बेरोजगारी की, महंगाई की सरकार को हटाना चाहती है, लेकिन फर्जी वोटर बनाकर और जेन्युइन वोटर को काटकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब जनमत का हरण कर रही है, जनमत की चोरी कर रही है। और ये हम हल्के तरीके से नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जब हमारा गठबंधन की हार हुई तो इस देश में सबको हैरानी हुई, हमको भी हैरानी हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस लेड गठबंधन था, उसको लगभग 156 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। 288 में से 156 सीट पर क्लियर बढ़त थी। और कुछ महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो हमारे गठबंधन की करारी हार हुई। न जनता को समझ में आया,
ना पत्रकारों को समझ में आया, ना हम लोगों को समझ में आया। उसके बाद जब हमने इसकी जांच की तो हमें मालूम पड़ा कि प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जितने वोट कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा में मिले थे, उतने ही वोट विधानसभा में भी मिले। हमारा कोई वोटर पूरे प्रदेश के लेवल पर अगर हम टोटल देखें, हमको छोड़कर नहीं गया। लेकिन बीजेपी के वोट 70 लाख बढ़ गए, क्योंकि 4 महीने के अंदर उन्होंने 48 लाख नए वोटर बना दिए, 8 लाख वोटर डिलीट कर दिए और तकरीबन 20 लाख, ये पहले 2 फिगर बिल्कुल जेन्युइन है इलेक्शन कमीशन के, तीसरा वो दे नहीं रहा है, लेकिन तकरीबन 20 लाख वोटर का बूथ शिफ्ट कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पे हमारा गठबंधन, महागठबंधन को जीतना चाहिए था, वो हार गए। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास गई। 3 दिसंबर 2024 को हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम चुनाव आयोग पे कोई आरोप नहीं लगाते, लेकिन हम लोगों को चुनाव आयोग से मदद चाहिए ताकि हम विश्लेषण कर सकें। और हमने एक बहुत छोटी सी मदद चुनाव आयोग से मांगी। हमने कहा कि जितनी भी वोटर लिस्ट है, नई और पुरानी, उसका डेटा हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दीजिए ताकि हम अपना विश्लेषण करके देख सकें गड़बड़ हुई कहां पे। आज 3 महीना हो गया, ये छोटी सी बात चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट में हम लोग गए दिल्ली के, तो चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते वहां बोला कि अगले 3 महीने के अंदर वो तय करेंगे कि वोटर लिस्ट कांग्रेस को देनी है या नहीं देनी है। वोटर लिस्ट जैसी चीज को चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है, यह बात लगातार संशय पैदा करती है। चुनाव आयोग ने हमको लिखकर दिया कि हम ये वोटर लिस्ट आपके सब कैंडिडेट्स को दे चुके, हम आपकी पीसीसी को पहले चुनाव में दे चुके। ये बात सच है। हमारा केवल इतना कहना है कि जब वो आप एक बार दे चुके, आप दोबारा एक साथ दीजिए, क्योंकि जो वोटर लिस्ट प्रत्याशी के पास आती है, वो प्रत्याशी उनको बूथ में बांट देते हैं, और बूथ में बांटने के बाद कोई भी पार्टी उसको दोबारा वापस कलेक्ट नहीं करती, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती है। तो कोई भी पार्टी कई महीने बाद अपने सब बूथ एजेंट के पास जाके वोटर लिस्ट इकट्ठी नहीं कर सकती। इसलिए हमने मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ये जानकारी देने को तैयार नहीं है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने की खातिर अब हम लोगों ने सीधे जनता में जाने का फैसला किया है। हम लोग जनता के बीच में जाकर ये ध्यान देना चाहते हैं कि जिनके वोट काटे गए हैं, वो वोट क्यों कटे हैं। हम लोगों से बात करके पूरे प्रदेश के अंदर जो 100 नगर निकाय के चुनाव अभी हुए थे, उन 100 के 100 नगर निकाय में जिनके वोट काटे गए हैं, और केदारनाथ उपचुनाव में जो वोट काटे गए हैं, उनकी जानकारी हम लोगों से सीधा जाकर लेंगे और चुनाव आयोग से ये पूछेंगे कि इन लोगों के जो वोट काटे, वो वोट किसने कटवाया। जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने अपना काम क्यों नहीं किया, और जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर था, उसने गलत रिपोर्ट क्यों दी। क्योंकि चुनाव आयोग में सिस्टम है कि अगर किसी का वोट कटता है, उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म कोई भी भर सकता है कि फलाना आदमी इस पते पे नहीं रहता। अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म गलत भरा है, तो एज अ वोटर को ये अधिकार है कि उसका मौलिक अधिकार छीनने का फॉर्म किस व्यक्ति ने भरा है। दूसरा, चुनाव आयोग का नियम है कि अगर वोट डिलीट करने की उस पर अर्जी आती है, तो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO उसको एक रजिस्टर्ड पोस्ट वोटर के पास भेजनी पड़ती है, रजिस्टर्ड चिट्ठी स्पीड पोस्ट से या डाक खाने के थ्रू, जिसमें यह पूछा जाता है कि आपके वोट को काटने की एप्लीकेशन आई है, आपका वोट काटा जाए कि नहीं काटा जाए। तो कांग्रेस पार्टी जो वोटर जिनका नाम कटा है, उनके बिहाफ पे ये अभियान चलाएगी कि उनको ये डाक क्यों नहीं मिली। और तीसरा बात, चुनाव आयोग का ये भी नियम है कि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट का जवाब वोटर नहीं देता है, तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर को उस वोटर के घर जाना होता है, उससे मिलना होता है और एक लिखित रिपोर्ट देनी होती है। तो हम वोटर के बिहाफ पे
ये भी चुनाव आयोग से और राज्य प्रशासन से जिसने निकाय चुनाव करवाए हैं पूछेंगे कि बीएलओ ने वोट काटने की गलत जानकारी कब दी, क्यों दी, ताकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हम लोग तय कर सके। चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि राजनीतिक दलों को अपना काम करना चाहिए। इस बारे में चुनाव आयोग से हमारी कोई आपत्ति नहीं है। संगठन के तौर पे कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी, लेकिन चुनाव को निष्पक्ष कराने की और वोटर का मौलिक अधिकार को बचाने की मूल जिम्मेदारी संविधान ने पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी है। संविधान ने यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की इस जिम्मेदारी को तय करने के लिए पूरे प्रदेश में जमीन पे 3 महीने का अभियान चलाने जा रही है। और इसके लिए हम आप सबसे भी सहयोग चाहते हैं और प्रदेश की जनता से भी ये हम अपील करते हैं कि अगर आपका वोट कटा है तो हम एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट करेंगे प्रदेश की ओर से, आप वहां पे जानकारी दीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके वोट को गलत काटने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी और कांग्रेस पार्टी इस अभियान को अपने चरम पर लेके जाएगी। एक बात और जो चुनाव आयोग से हम लोग कहना चाहते हैं, भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और ये ऐसा लोकतंत्र है जिसमें दुनिया में पहली बार हर वयस्क को, हर एडल्ट को वोटिंग राइट बिना किसी शर्त के दिया गया था। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, संविधान सभा की, जवाहरलाल नेहरू जी की, बाबा साहब अंबेडकर की और महात्मा गांधी जिन्होंने सबसे पहले इसकी बात की थी कि हर व्यक्ति के पास एक वोट होगा और वो बराबर का वोट होगा। और ये चुनाव आयोग जब जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था उस समय वोटर को अपने अधिकार का नहीं मालूम था, उस समय किसी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार का नहीं मालूम था। इस देश में 90% के करीब लोग निरक्षर थे, वो कैंडिडेट का नाम और वो पार्टी का नाम पढ़ना नहीं जानते थे। तो 1950 में जब चुनाव आयोग बना, सुकुमार सेन हमारे पहले चुनाव आयुक्त बने, तो कई सारे कदम उस समय के चुनाव आयोग ने उठाए थे कि लोगों को अधिकार उनको मिले। जैसे पूरी दुनिया में पहली बार चुनाव चिन्ह का कॉन्सेप्ट हमारा चुनाव आयोग लाया, क्योंकि लोग पढ़ना नहीं जानते थे, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया कि चुनाव चिन्ह होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पे कभी किसी ने वोट ही नहीं किया था भारत जैसे देश में। तो ये वोट आदमी बार बार ना करे, तो चुनाव आयोग ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक नया फॉर्मूला निकाला, एक नई तरह की इंक इजाद करवाई CSIR से, जो इंक आज भी इस्तेमाल होती है। ये काम चुनाव आयोग ने किया। उस जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी, जब ट्रेनें कम थी, सड़कें नहीं थी, 2,20,000 चुनाव आयोग ने बूथ बनाए। 2,20,000 बूथ पे चुनाव भारत का पहला हुआ। तब कोई पॉलिटिकल पार्टी को यह नहीं कहा गया था कि तुम कमजोर हो, लोकतंत्र में तुम अपनी मेहनत करो। यह परंपरा चुनाव आयोग की है कि एक निरक्षर देश में, एक गरीब देश में, जो देश तब आजाद हुआ था, एक नए ढंग का चुनाव दुनिया में इस चुनाव आयोग ने कराया था। और उस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी आज हम मानते हैं कि अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर जनमत को चुरा रही है, अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर हमारे वोटर का मौलिक अधिकार छीन रही है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उस पर काम करने की। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपने संविधान में दिए हुए जो अधिकार हैं उसका इस्तेमाल करें। और ये कांग्रेस पार्टी का अभियान है कि अगर चुनाव आयोग वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो हम जनता के बीच में जाकर आंदोलन करके चुनाव आयोग को मजबूर करेंगे कि आने वाले चुनावों के अंदर कोई सरकारी तंत्र, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये हिम्मत ना कर सके कि वो षड्यंत्र करके किसी भी वोटर का वोट चुराने का या उसका मौलिक अधिकार छीनने का दुस्साहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर ये पहल कर रही है। हम 2 राज्यों के अंदर इसको करने जा रहे हैं, एक उत्तराखंड और एक महाराष्ट्र। उत्तराखंड में सभी 100 नगर निकायों में हम लोग इस अभियान को चलाएंगे, जिसके तहत हम RTI डालकर 3 जानकारी मांगेंगे। एक जानकारी कि वोट काटने की एप्लीकेशन किस व्यक्ति ने दी, दूसरी जानकारी रजिस्ट्री जो पोस्ट है वो ERO ने कब भेजी, और तीसरी जानकारी
बीएलओ ने वोटर को कब मुलाकात की और क्या रिपोर्ट दी, ये हर उस वोटर का अधिकार है जिसका वोट इस प्रदेश में काटा गया है। और ये आरटीआई के लिए साथ साथ हम जमीन पर धरना प्रदर्शन का भी एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष सीएलपी साहब और हमारे बाकी लीडर आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, 3 नगर निगम जिसमें हल्द्वानी है, जिसमें कोटद्वार है, जिसमें पिथौरागढ़ है, और एक विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ, वहां पे हम घर घर जाएंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और जितने लोगों का वोट कटा है उनसे मुलाकात करेंगे, और जितने नए वोटर बनाए गए उनकी जांच करेंगे कि कितने जेन्युइन वोटर हैं, कितने फर्जी वोटर हैं। मैं एक आंकड़ा आप लोगों को देना चाहता हूं उत्तराखंड का। पिछले साल 3 उपचुनाव हुए, हम लोग बद्रीनाथ जीते, हम लोग मंगलोर जीते, लेकिन हम लोग केदारनाथ हारे। केदारनाथ का कुछ आंकड़ा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 12,000 से 18,000 हुआ। कुल हमारा वोट 52% बढ़ा। और पिछले 15-20 साल में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहां पे पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आने वाली पार्टी का वोट 50% बढ़ जाए और वो पार्टी चुनाव हार जाए। ये पहली बार हुआ है कि वोट 18,000 हुआ 12,000 से, लेकिन हम चुनाव हारे। उसका एक कारण था, हम चुनाव हारे 4,995 के करीब वोट से, और बीजेपी ने 4,678 वोट वहां पे काट दिए और 8,693 नए वोट बनाए। लोकसभा के बाद विधानसभा के बीच में 6 महीने का समय था उपचुनाव के बीच में, और उपचुनाव के बीच में 6 महीने के अंदर यह कैसे संभव है कि 10%, 9.34% नया वोटर मिल गया और 5% वोट काट दिए गए। यह बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या के चलते केदारनाथ का जनमत बीजेपी ने कांग्रेस से चुराया है, और इसलिए हम केदारनाथ में भी हर घर पे हर उस वोटर को मिलेंगे जिस वोटर का वोट छीना गया है, और हर उस वोट की जांच करेंगे जिस वोट को नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, और अगर फर्जी बना गया है तो हम इस लड़ाई को उसके अंतिम मुकाम तक लेकर जाएंगे। शुक्रिया। अब मैं आदरणीय सीएलपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, मेंबर और जनरल सेक्रेटरी आईसीसी आदरणीय सप्पल साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष करण मेहरा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सेल्फी लीडर आदरणीय प्रीतम सिंह जी, हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोध्याल जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे सभी सम्मानित बंधुओं, अभी आपके सामने विस्तृत रूप से जो हमारा मौलिक अधिकार है और संविधान में जो हमें जो अधिकार दिया गया है, और पिछले चुनाव में जिस तरह से उन अधिकारों का हनन किया गया है और मतदान से वंचित करने का काम लगातार होता रहा है, और इसको बहुत ही बारीकी के साथ सप्पल साहब ने गहन अध्ययन के बाद इसको देखा, और इसके उपरांत स्पष्ट हो गया कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और चुनाव आयोग
हमारे आदरणीय मतदाताओं को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना चाहती है और इस तरह के हथकंडे अपनाकर सब सत्ता में काबिज होती रही है। और जो हमारा आगे का एजेंडा है, निश्चित रूप से कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने आज स्पष्ट रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को निर्देशित किया है और हर पोलिंग बूथ से 20 ऐसे मामले सामने लाएं जिसमें जो हमारे मतदाता हैं उनके नाम काट दिए गए। कई मतदाता ऐसे हैं जो बाहर के प्रदेशों के हैं, उनके नाम उसमें शामिल कर दिए गए। कई ऐसे मतदाता हैं जो उनका मूल पोलिंग बूथ है उससे उनको शिफ्ट करके किसी और पोलिंग बूथ में उनका नाम दर्ज कर दिया गया। तो इसको कांग्रेस पूरी बारीकी से इसकी छानबीन करेगी और मेरा कहना है कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मताधिकार से वंचित कर सत्ता में आने के लिए ये खेल खेला है। हम जनता के बीच में जनता को भी बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता में काबिज होने के लिए अपने सरकारी मशीनरी का, और चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं इसमें संलिप्त सा दिखाई देता है। इसको हम जनता के सामने, जनता की अदालत में भी ले जाना चाहेंगे क्योंकि उनके मूल अधिकारों का हनन किया गया है। और मुझे विश्वास है कि हम आने वाले 3 महीनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के, जो महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और जो असली सच है वो आप सबके सामने भी और जनता के सामने लाने का हम काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबके बीच में आदरणीय सीईसी के मेंबर प्रीतम सिंह जी से निवेदन करूंगा, वो अपना संबोधन करें। आदरणीय सप्पल साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष सम्मानित आर्या जी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे बहुत ही सम्मानित साथी गणेश बुधियाल जी, प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, अभी सप्पल साहब ने, आर्या जी ने बड़े विस्तार से देश के लोकतंत्र पर जो लगातार हमला हो रहा है और मतदाताओं से उनके मत का अधिकार छीन करके सत्ता हासिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में अपनी अपनी बातें कही। उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूँ। साथियों, अभी जिला और महानगर अध्यक्षों की एक बैठक आहूत की गई और जिसमें उनको ये दायित्व दिया गया है कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष गण पूरे प्रदेश के अंदर और ख़ास तौर से केदारनाथ का उपचुनाव और नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और कई मतदाताओं का मतदान केंद्र भी बदलने का काम किया गया है। तो इस तरीके का जो कुत्सित प्रयास चुनाव आयोग और सरकार के इशारे पर हुआ है, उससे पर्दा उठाने की आवश्यकता है। सप्पल साहब ने अभी कहा केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में हम बद्रीनाथ भी जीते, मंगलौर भी जीते, लेकिन केदारनाथ जीतने के लिए सरकार ने जो कार्य किया वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए और केदारनाथ उपचुनाव में आपने और हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी मशीनरी का
खुलेआम दुरुपयोग हो गया और सरकारी मशीनरी के साथ साथ चुनाव आयोग के संरक्षण में केदारनाथ उपचुनाव जीतने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। और नगर निकाय के चुनाव में आपके सामने है कई ऐसे प्रतिष्ठित लोग जिनका मतदान केंद्र बदलने का काम किया गया है। अब जब मतदान केंद्र बदला जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति फिर वोट देने में उतना अपनी इच्छा नहीं रखता जितनी उससे पहले जब जिस मतदान केंद्र पर वो वोटर रहता वो रहती है। तो उससे 3 काम हुए, वोट का मत प्रतिशत भी गिरा, नए वोटर जो बाहर से लोग थे उनको मतदाता बनाया गया और मतदाता बनाने के साथ साथ कई लोगों के जो है वोट भी काटे गए। तो ये लोकतंत्र पर सीधे सीधे प्रहार है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम चुनाव आयोग और सरकार के इशारे पर इस देश के अंदर हो रहा है, जिसकी वानगी महाराष्ट्र में देखने को भी मिली है, जिसका उल्लेख अभी हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय सप्पल साहब ने किया। मैं थोड़ा हो जाता है कहीं के बाद, सप्पल साहब ने भी किया कि हम 156 सीटों में लोकसभा के चुनाव में जीते और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमारी करारी शिकस्त हुई। और इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व ने ये निर्णय लिया और राहुल गांधी जी ने तो प्रथम पंक्ति में आकर के इस बात को कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है और जब इसकी जांच की गई, जिसका जुम्मा सप्पल साहब के कंधों पर था, तो सप्पल साहब ने वो आंकड़े आपके सामने रखे जो महाराष्ट्र के चुनाव में हमारे सामने हैं। तो इस तरीके से अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो कांग्रेस मौन नहीं रह सकती है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जहां एक ओर ये अभियान चलाएगी कि हम मतदाताओं तक जाकर के उनके परिप्रेक्ष्य में उनसे बात करें, वहीं दूसरी ओर हम सड़क पर उतर करके भी इस सरकार का चुनाव आयोग के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। ये बात मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय गणेश गोदियाल जी जो हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो इसमें फर्दर हमारी कुछ डिटेल्स हैं उनको आपके बीच में देने के काम करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय, जो कि आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज विशेष रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर प्रेस वार्ता उन्होंने की, आदरणीय सप्पल जी, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, आदरणीय हमारे नेता और पूर्व सीएलपी पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में सीईसी के मेंबर बड़े भाई प्रीतम सिंह जी और उपस्थित पत्रकार साथियों, अधिकांश बातें आप लोगों के संज्ञान में आ चुकी हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके पहले एक बैठक हुई। मैं जिन तथ्यों का जिक्र आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया उनको बताऊं उससे पहले मैं आप सबको इस बात को कहने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2027 के आने वाले उत्तराखंड के इलेक्शन के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान का ये नजरिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड को इस जांच अभियान में नंबर 1 पर रखा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की हेडलाइंस इस प्रेस वार्ता के तहत कल इस रूप में अगर सामने आए कि कांग्रेस ने उत्तराखंड को महत्वपूर्ण स्टेट मानते हुए 2027 की लड़ाई के लिए कमर कस दिया है, तो मैं आपका आभारी रहूंगा और निश्चित रूप में ये लाइन इस प्रदेश की जनता के हित में होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी पार्टी के हाईकमान ने
भारतीय जनता पार्टी की इस तथाकथित, जिसका जिक्र अभी सब लोगों ने किया, इस चोरी को बहुत तरीके से पकड़ा है, प्रूफ के साथ पकड़ा है। हम इसके लिए प्रमाण जुटाएंगे, जनता की अदालत में भी जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो सभी जगह जहां तक इसका प्रतिकार हो सके वहां तक उनकी इस कोशिश का प्रतिकार करेंगे। जिस कार्यक्रम की घोषणा यहां पर आदरणीय सप्पल जी ने की, उस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए हमारे तमाम जिलाध्यक्षों के साथ आज आपकी बैठक हुई। हम सब लोग उस बैठक में शामिल थे और इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाया जा सके, आने वाले 20, 21, 22 तारीख को हम सब लोग हमारे हाईकमान के निर्देश पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जिसमें कि उम्मीद करता हूं कि सचिन राव जी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे और इस कवायद को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, कहां कहां तकनीकी रूप में क्या क्या जानकारियां आवश्यक हैं, उनका पूरा एक डिटेल बनाकर प्रत्येक जिलाध्यक्ष को पार्टी के प्रत्येक अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। और साथ साथ में अन्य बातें भी जो कि उन हमारे पदाधिकारियों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और प्रभावी तरीके से काम करने के लिए सहयोगी हो सकें, वो तमाम ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दी जाएंगी। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। मैं इस रूप में, निजी रूप में भी सप्पल जी का आभारी हूं कि वो इस प्रदेश के निवासी भी हैं और उन्हें ये चिंता है कि इस प्रदेश में 2027 में कांग्रेस को वापस लाना है। मैं उनके इस डेडिकेशन से, मेरी ऊर्जा में, हम सब की ऊर्जा में, जो हम लोग बैठे हैं और हमारे साथ साथ जो अन्य लोग इस प्रोग्राम को, इस चीज़ को देख रहे होंगे, उन सब की ऊर्जा में गुणात्मक इजाफा हुआ है। ये जानकर बहुत खुशी होती है कि कांग्रेस हाईकमान ने कमर कस ली है कि 2027 में उत्तराखंड से जीत हासिल करते हुए हम देश में जीत हासिल करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों की तरफ से अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, ठीक ही नहीं है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने एक कहा कि जब देश में निरक्षरों की संख्या काफ़ी थी और चुनाव आयोग ने तमाम तरह के डिसीजन लिए और अच्छे अच्छे कदम उठाए, चाहे चुनाव निर्धारण है। अब जब देश की जो साक्षरता है वो 70% से औसत अधिक हो गई, 75% से औसत अधिक हो गई है, और उस समय जो मतदान या मत प्रतिशत या मत रुझान या परिणाम सामने आ रहे हैं और आयोग उस वक्त जो निर्णय दे रहा है, तो वो अविश्वास आप मतदाता पर कर रहे हैं, आयोग पर कर रहे हैं। एक बात, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था आप ही की बनाई हुई, आपकी सरकार के जो प्रारंभिक दौर है वो है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अविश्वास है, ये अविश्वास क्या, हम एक तरफ हम कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ हम पूरे विश्व में एक मैसेज ये देना चाहते हैं, तो क्या सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस की अपनी भी कुछ खामियां हैं जिनकी वजह से वो ये नहीं पहचान कर पा रही पूरे देश भर में कि वोटर लिस्ट में कहाँ कटौती हो रही है, तो उसे जब जिस टाइम पर आवाज उठानी चाहिए वो नाकामी क्यों? एक तो मेरा ये सवाल है। इसका जवाब दूसरा सवाल भी मैं, छोटा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, वो मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी आपने तमाम उपचुनाव के नतीजों का, नगर निकाय के चुनाव का आपने वो किया, तो क्या आपका जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण आपने किया, वो विश्लेषण यही है, एकमात्र विश्लेषण यही है कि जो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी थी वही आपके हार का कारण है? क्या कांग्रेस के पास इनकी कोई और भी वजह है कि हार के और क्या कारण हो सकते हैं? धन्यवाद। पहली बात तो स्पष्ट कर दें कि कांग्रेस पार्टी ना तो चुनाव आयोग पर, ना चुनाव प्रक्रिया पर, ना मतदाता पर कोई अविश्वास दिखा रही है। नेता विपक्ष लोकसभा में और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने लोकसभा में इस बात को उठाया और पूरे जोर तरीके से ये उठाया कि हम लोग
विधिवत रूप से कई बार चुनाव आयोग के पास गए प्रतिनिधिमंडल लेकर। मैं खुद हर एक डेलीगेशन का हिस्सा रहा। हम चुनाव आयोग से मांग क्या रहे हैं? हम केवल एक चीज मांग रहे हैं कि हमको आप वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक जगह दे दीजिए। ये इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं है जिसको कि ना माना जा सके। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस देश के ऊपर करीब 50 साल तक सत्ता हमारे पास रही, 21 करोड़ भारतवासियों ने पिछले लोकसभा चुनाव में हमको वोट दिया। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी केवल इतनी सी मांग कर रही है कि वोटर लिस्ट दे दी जाए, उसमें चुनाव आयोग अड़ंगे क्यों लगा रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। राहुल जी ने जब सदन में उठाया तो सरकार चुप रही। इसलिए हम अब जनता के बीच में जाकर सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया हम लोगों ने, क्योंकि अगर इस देश में कोई संस्था या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर अभियान खड़ा कर कर उसको बचाएगी। ये लोकतंत्र के प्रति हमारी कमिटमेंट का सबूत है, ये हमारे अविश्वास का सबूत नहीं है। अभी आपने कहा कि हम वोटर लिस्ट पे काम क्यों नहीं करते। देहरादून के अंदर अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे। अगस्त में वोटर लिस्ट जारी हुई। अगस्त की वोटर लिस्ट में लगभग 96,000 वोट कटे थे। उसके बाद दिसंबर में चुनाव आयोग ने कैंप लगाए और वोटर लिस्ट में जो 7,22,000 से बढ़कर 8,16,000 हो गए, रिनोवेट वो रेस्टोर हो गए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने, वार्ड मेंबरों ने, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, उन सब ने इस पे काम किया और वोटर लिस्ट में दोबारा से 93,000 लोग जुड़ गए। लेकिन वो पोलिंग के 2 दिन पहले जो देहरादून नगर निगम की वोटर लिस्ट आई, उसमें 32,000 नाम और कट गए थे। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर 2 दिन पहले कोई वोटर लिस्ट आती है और उसमें 32,000 लोगों का नाम कट जाता है, तो उन लोगों के पास क्या ऐसा रास्ता है कि वो चुनाव आयोग के पास जाके, या इस मामले में नगर निकाय का जो चुनाव करा रही थी संस्था हमारी राज्य सरकार की, उसके पास जाके कहां अपील करते? उनको 2 दिन पहले पता लग रहा है उनका वोट कट गया है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी मतदाता के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसलिए हम इस खतरे से लोगों को आगाह कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर हम लोग सक्रिय हैं। जो हमारी ड्यूटी है उसको हम और दुरुस्त करेंगे, लेकिन जो चुनाव आयोग की ड्यूटी है वो तो चुनाव आयोग को काम करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, मान लिया, हम करेंगे। इस देश में अधिकार तो एक निर्दलीय को भी चुनाव लड़ने का है। उस निर्दलीय के पास तो सारे बीएलए नहीं होंगे, हर बूथ पे आदमी नहीं होगा, छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? क्या हम ये कह रहे हैं कि जब तक हर एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले संगठन तैयार नहीं कर लेगी, तब तक इस देश में लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव आयोग तैयार नहीं करेगा? क्या हम ये लोकतंत्र की व्याख्या कर रहे हैं कि सारी पार्टियां पहले भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ी हो जाएं संगठन के रूप में, उसके बाद चुनाव आयोग जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दे देगा? ये तो लोकतंत्र की नहीं है। लोकतंत्र ये कहता है कि एक निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ेगा उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। यही बात राहुल जी ने लोकसभा में कही है, यही बात राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, और इसीलिए हमने राष्ट्रीय स्तर पे एक टीम बनाई है, ईगल टीम, जो अब हर रोज इस इशू पे काम कर रही है। और उत्तराखंड में भी हमने 3 सदस्यीय टीम बनाई है, जो इस टीम इस पूरे अभियान को लोगों के बीच कैसे ले जाना है और लोगों के अधिकार की रक्षा कैसे करनी है, उस पर काम करेगी। देखिए, हम लोग पहले चुनाव आयोग के पास गए, 3 दिसंबर को हम गए, उसके 15 दिन बाद गए, उसके बाद हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने दूसरी चिट्ठी लिखी, उसके बाद संसद में राहुल जी ने उठाया, लोकसभा में, राज्यसभा में खड़गे जी ने उठाया, उसके बाद राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
ये 3 महीने की प्रक्रिया हमारी उम्मीदों से जुड़ी थी कि हम एक जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं और इस देश की संस्थाएं उसको मानेंगी। लेकिन जब हमने देखा कि किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, जब हमने देखा कि इतने बड़े मुद्दे के ऊपर जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, चाहे सरकार का चाहे चुनाव आयोग का, जब वो रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कांग्रेस पार्टी ने संगठन के रूप में तैयारी करके जनता के बीच में जाने का फैसला किया। हम महाराष्ट्र की 30 विधानसभाओं में 15-15 बूथ पे इस काम को कर रहे हैं। उत्तराखंड के 100 नगर निकाय संस्थाओं में कर रहे हैं। 3 नगर निगम और एक केदारनाथ उपचुनाव की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे हम इस काम को कर रहे हैं। जनता के बीच में जाने के लिए कुछ होमवर्क हमको करना था। हम लोग इस लड़ाई को ना तो हल्के ढंग से लड़ना चाहते हैं, ना हम इस लड़ाई को बिना किसी आधार के लड़ना चाहते हैं। तो 3 महीने का वक्त हमको इसकी तैयारी में लगा है और इस तैयारी के बाद अब उत्तराखंड और महाराष्ट्र में इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमने इसका नाम मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान दिया है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पार्टी की टीम ने जो विश्लेषण किया है, उसमें बड़े पैमाने पर हमको ये देखने में मिला है कि नए जो वोटर बनाए गए थे, एक एक नाम, सेम उम्र, सेम पिता का नाम और 8 वोट अलग अलग जगह पे, 8 बूथ पे। ये कैसे हुआ? अभी कल 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी जी ने बयान दिया था, उन्होंने पूरी लिस्ट निकाली कि सेम वोटर आईडी, ईपीआईसी नंबर के 2 अलग अलग वोट देश के अलग अलग हिस्सों में है। ये कैसे हुआ? हमने ये भी देखा कि महाराष्ट्र के चुनाव में, चुनाव के कुछ दिन पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान जो वोटर बने, वो वोटर सतना मध्य प्रदेश, रीवा और गुजरात से आए थे। कितने आए थे अभी हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो लिमिटेड हमने पायलट स्टडी की, उसमें भी लोग मिल गए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि यहां पे भी लगातार शिकायतें हैं कि बीजेपी उन्हीं वोटरों को नगर निकाय में रजिस्टर करके और उन्हीं को वापस ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्टर करके दोहरी वोटिंग करा के अपनी संख्या को बढ़ाने की कोशिश में लगी है। इसलिए हम इस अभियान को अभी चला रहे हैं। मेरा इस विषय से इतर सवाल माननीय अध्यक्ष जी से है। अभी कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें कई चीजें हुई हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या वन विभाग से संबंधित हो, बाल विकास से संबंधित हो। उस पर कांग्रेस पार्टी ने क्या सवाल उठाए हैं, क्या प्रदर्शन आपकी तरफ से हुए हैं, क्या आपके लोगों ने कैग रिपोर्ट का अध्ययन किया है? देखिए, इसमें मैं प्रेस भी कर चुका, अपने संबोधन दे चुका। मुख्यमंत्री को खासकर कुपोषण वाले में, जिसमें रिपोर्ट आई थी 2.5% कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ गई है प्रदेश में 2024 में, जबकि 430 करोड़ रुपया पोषण के लिए, बच्चों के पोषण के लिए सरकार द्वारा निर्गत किया। तो किसने वो अन्न या जो भी स्वास्थ्यवर्धक चीजें देनी थी बच्चों को, किसने खाई, किसने पी? इस पर मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कल ही, और उसमें हमने मांग की है कि उसमें जांच करें और जो भी दोषी मंत्री हैं, अधिकारी, कर्मचारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, लोग बोल रहे हैं, वहीं कुपोषित बच्चों की 2.5% संख्या बढ़ना एक अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, कैंपा जैसे फील्ड में जिसमें हम अन्य संस्थाओं से पैसा उधार लेके प्रदेश में काम करते हैं, उसका बहुत बड़ा अमाउंट जो है लैपटॉप इत्यादि खरीदने में सरकार ने खर्च किया। उसमें ऑलरेडी हम लोग पत्राचार भी कर रहे हैं। मैंने प्रेस के अपने साथियों से इसको संबोधित भी किया, मैंने अपना पत्र भी जारी किया है, और इन सारे विषयों में मुख्यमंत्री के पत्र का भी इंतजार है, और हम लोग इसको हर स्तर पर उठा रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर सब तक, ताकि जनता तक ये बात पहुंचे। हेलो, देखिए, सदन के कई नियम होते हैं। सदन में ऐसे जैसे आप प्रश्न करें ऐसे नहीं हो सकता। सदन में प्रश्न लगाने की एक अवधि होती है, एक समय होता है, वो जैसे चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा है, और घटना प्रश्न, अच्छा, प्रश्न में भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जैसे जैसे प्रश्नों की संख्या, एक दिन में एक व्यक्ति 5 प्रश्न लगा सकता है, और बहुत बड़ा सदन है जिसकी आप बात करें, तो वो प्रश्न का समय आगे पीछे होता है। तो जहां वो उचित फोरम है वहां उस बात को उठा रहे हैं।
सप्पल जी से एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तराखंड को चुना गया है और क्या हाईकमान जैसे राहुल जी या खड़गे जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज़ की, यहाँ पर भी क्या कुछ चल रहा है इस वक्त जो चुनाव में? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में हाईकमांड के लेवल पे ये मॉनिटरिंग हो रही है और राहुल जी के निर्देश पर ही ये पूरा अभियान शुरू किया जा रहा है, क्योंकि ये अभियान अब लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। अगर वोट छीन लिया जाएगा तो लोकतंत्र तो विफल हो गया। तो इसलिए राहुल गांधी जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी ने संसद में बात उठाई, प्रेस के माध्यम से उठाई और अब हम सबको निर्देशित किया है कि जमीन पर जाकर हम लोग लोगों को साथ लेकर इस अभियान को चलाएं। उत्तराखंड को मॉडल स्टेट की तरह रखा गया है, क्योंकि अगर उत्तराखंड के अंदर हम लोग ये साबित कर पाते हैं कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा और राहुल जी का ये अभियान को हम पूरे देश में चलाने के लिए उसके बाद तैयारी करेंगे। तो जिस तरह से राहुल जी और यहाँ पर जो पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि संगठन को लेकर मजबूती के लिए क्या इस चीज़ पे भी मॉनिटरिंग हाईकमान कर रहा है कि संगठन कितना मजबूत है या कार्यकर्ता या जो भी यहाँ पर चल रहा है इस वक्त उत्तराखंड में या देहरादून में खासकर? अभी 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर हमारे उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ नेता इस बार में बैठ के बातचीत की थी, सबने सब एक मत थे। आज सारे जिला अध्यक्ष की मीटिंग हम लोगों की हुई है, सारे जिला अध्यक्ष इसमें एक मत हैं और 100 नगर निकायों में हम इस चीज को ले जा रहे हैं। तो ये संगठन को पूरी तरह से साथ लेकर और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड उन प्रदेशों में से एक प्रदेश है जहां पे वर्किंग कमेटी में लोग हैं उत्तराखंड से, हम लोग जहां पे केंद्रीय चुनाव समिति में उत्तराखंड से लीडर हैं, हमारे काजी साहब दिल्ली के प्रभारी हैं। तो राष्ट्रीय लेवल पे उत्तराखंड की शायद सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। प्रदेश में हमारे लीडर्स हैं, सीएलपी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे मिलकर इस बात में एक मत हैं। इसीलिए 2 दिन पहले दिल्ली में मीटिंग हुई थी और आगे का ये अभियान सब इकट्ठे होकर चलाएंगे। सप्पल जी, मेरा एक सवाल है। मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उनकी वोट जोड़ दी जाती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जब बात आती है आप लोग विरोध क्यों करते हैं? अगर वैसा हो जाएगा तो फिर तो ये स्थिति खत्म हो जाएगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर हमने सरकार से अभी ये बोला है कि सरकार का प्रस्ताव क्या है। मोदी सरकार की एक समस्या है, वह शगुफा छोड़ते हैं और जब हम उसकी डिटेल मांगते हैं तो डिटेल कहीं नहीं देते हैं। हमारा ये कहना है कि आज जो समस्या है जो देश को दिख रही है, आपको क्या लगता है कि अगर वोटर लिस्ट में चोरी हो रही है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से वो चोरी रुक जाएगी? फिर तो अभी खुदरा चोरी हो रही है, एक बार महाराष्ट्र में की, एक बार उत्तराखंड में की, फिर तो थोक चोरी हो जाएगी कि एक ही इलेक्शन में सारी चोरी करो और एक ही साथ सब कुछ कब्जा लो। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि जनता का मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए और उसके लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। धन्यवाद। चाय प्लीज आप